नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले काशीपुर से खबर आपको दिखाते हैं, जहां के मुख्य बाजार में स्थित पुरानी सब्जी मंडी में मंगलवार देर रात यानी कि कल देर रात अचानक आग लग गई और कई सारी दुकानें एक के बाद एक आग की चपेट में आती चली गई। तो ज्यादातर गुमटियां थी, यानी कि पक्का निर्माण नहीं था, तो इसलिए आग बहुत तेजी से फैली। और इस दौरान जो गैस के सिलेंडर रखे थे, 3 गैस के सिलेंडर में धमाका भी हो गया, जिससे आग और तेजी से भड़की, नुकसान और ज्यादा हो गया। तो स्थानीय लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम को वक्त पर सूचना दे दी गई थी, लेकिन वो काफी देरी से वहां पर पहुंची। तो फिलहाल आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका है इस अग्निकांड में। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो गोविंद, जरा बताइए कितना नुकसान हुआ है और कैसे ये आग लगी? देखिए प्रीति, बहुत देर रात का मामला है, तो नुकसान का आकलन तो एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन ये माना जा रहा है कि लाखों का नुकसान इस अग्निकांड में हुआ है और दर्जनों दुकानें इसमें जो है जलकर खाक हुई हैं। तो अब जो है प्रशासन की टीम आज जो है इसके जो नुकसान हुआ इसका आकलन करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ। हाँ, ये बताया जा रहा है कि आग जो है अज्ञात कारणों से वहाँ लगी थी। जी, तो ये किस तरह का इलाका है और अब जबकि कल ही आग लगी, यहाँ पर कौन कौन से काम से प्रभावित रहेंगे यहाँ पर? देखिए प्रीति, बिल्कुल मुख्य बाजार का इलाका है और बाजार में जो है नीचे गुमटियों में जो है सब्जियों की दुकानें लगी होती थी, जहां पर जो है आग लगी है और इसलिए आज वहां पर जो है मंडी लगने की संभावना कम है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नुकसान काफी हुआ और जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, क्योंकि गुमटी जो कि लकड़ी की या टांट के ऐसे ही एक पार्टीशन होता है, कच्ची दुकानें होती हैं, तो बहुत तेजी से आग आगे को फैलती चली गई है और नुकसान काफी इसमें हो गया है। और अब बात कोरोना की करेंगे, तो संख्या थोड़ी कम अब जरूर आ रही, लेकिन फिर भी एक छोटे राज्य में 493 केस का आना ये बताता है कि हालात अब भी ठीक नहीं है। तो वहीं कुल 47,995 आंकड़ा हो गया है और 9,122 इस वक्त राज्य में एक्टिव केस है, जबकि 591 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। तो पिछले 2 दिन में हम ये देख रहे हैं कि केस में थोड़ी कमी आई है, वरना 1000 के पार जो आंकड़ा जा रहा था उसने वाकई में सबकी नींदें उड़ा दी थी। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि ऐसे धीरे धीरे आंकड़ा नीचे की तरफ आए और लगातार कमी इसमें देखने को मिले। तो 493 नए केस आए हैं। हालांकि इससे पहले हम ये भी देख रहे थे, जो प्राइवेट लैब की बात हो रही थी, कि वहां भी कई नेगेटिव केस को पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। दीपांकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। तो दीपांकर, बहुत कम तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चलिए हम डिक्रीज हो रहे हैं और धीरे धीरे कम हो रही है कोरोना की संख्या। बिल्कुल प्रीति, अगर हम सितंबर की बात करें तो 25,000 के आसपास केस इस महीने में आए, लेकिन पिछले 2 दिन अगर हम देखें तो 500 तक आंकड़ा नहीं पहुंचा है नए केसेस का। एक राहत की बात है राज्य के लिए। बड़ी बात यह है कि रिकवरी रेट 80% के आसपास है, डबलिंग रेट 44 दिन में केस डबल हो रहे हैं, तो ये भी एक राहत की बात है। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 दिन में 2500 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि प्राइवेट लैब्स के एक तो टेस्टिंग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे कि प्राइवेट लैब्स में ओवर टेस्ट हो रहे हैं या फिर उन्हें पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि प्राइवेट लैब्स ने कई जो डेटा सैंपल्स थे उनकी एंट्री आईसीएमआर को दी ही नहीं थी, तो वो एंट्रीज भी बीच बीच में सेटल की गई और जिस दौरान वो एंट्री सेटल की गई उस दौरान वो नंबर मान लीजिए 800 से बढ़कर 1200 हो गया, 1200 से बढ़कर 1800 हो गया। यानी तमाम केसेस को प्राइवेट लैब्स अभी तक छिपा के चल रही थी, जो खबर हमारे पास है। और अब ये जब लैब्स ने डाटा पूरा अपना कंक्लूड किया है, सारे डाटा को रिकवर किया और रियल टाइम डेटा जो अब सामने आ रहा है, तो रियल टाइम डेटा है। दूसरी बात यह कि अभी भी संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। पब्लिक ये बिल्कुल ना माने कि अगर केसेस कम हुए हैं तो संक्रमण का खतरा कम हो गया है। आपको बचाव की उतनी ही जरूरत है। सितंबर एंड हो रहा है और अब अक्टूबर में शासन के लिए, सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए और आम लोगों के लिए, सभी के लिए चैलेंज होगा कि कैसे इस कोरोना के संक्रमण को और कम किया जाए। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर आपका। तो क्योंकि जो प्राइवेट लैब वाली हमने बात की उसमें भी देखते हैं, क्योंकि जांच रिपोर्ट जो सौंपी जा रही है तो उसमें क्या कुछ निकलकर बातें आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये ना समझें कि आंकड़े कम हो रहे हैं तो कोरोना खत्म हो गया। आप सोचिए, लगभग
1 करोड़ की आबादी वाला अगर कोई राज्य है, वहां भी अगर 400 से ऊपर आंकड़े आते हैं तो ये बहुत राहत की बात नहीं है। इसलिए सावधानी अब भी आप उतनी ही बरतें जितनी बरत रहे हैं। ये नहीं कि बाजार खुल गए हैं तो आप आराम से बगैर मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, इन सबके बीच एक और नई शुरुआत हुई है जो ढील दी जा रही कोरोना काल में। राज्य में आज से अंतरराज्यीय बसें, यानी कि उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए बसों का संचालन शुरू हो गया है। और पहले चरण में राज्य से 100 बसें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई अन्य इलाकों के लिए जा रही हैं। वहीं दूसरे राज्यों की 100 बसें भी अब उत्तराखंड में आ सकेंगी। आज सुबह 5:30 बजे से बसों का संचालन शुरू हो गया है। तो फिलहाल अभी 100 बसेस को अनुमति दी गई है और उसके बाद धीरे धीरे देखा जाएगा कि यहां पर और कितनी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो भारती, उत्तराखंड के लोगों का खासतौर पर दिल्ली आना जाना बहुत होता है, तो ये राहत है जो बसें शुरू हुई हैं, तो बताइए जरा किन नियमों के तहत आज इनको शुरू किया गया? देखिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा, बसेस में मास्क पहनना जरूरी होगा। ये तो वो नियम है जो परिवहन निगम देख रहा है यहाँ पर बस में जो यात्री सफर करने आ रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा एक बात बता दूं कि प्रॉपर दिल्ली के लिए नहीं बल्कि गाजियाबाद यहाँ पर ये बसेस लेकर जा रही हैं। कोऑर्डिनेशन यहाँ पर किया जा रहा है दूसरे राज्यों के साथ भी और फिर उन राज्यों के लिए भी बसें शुरू रहेंगी। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर है गढ़वाल और कुमाऊं का कनेक्टिविटी भी हो गई है जो कि नहीं हो पा रही थी। एक राज्य के अंदर है लेकिन उत्तर प्रदेश से कनेक्ट होता था, वहां पर वो पेंच फंस रहा था, लेकिन अब वो पेंच से हट गया है। यानी अब टनकपुर, काशीपुर, हल्द्वानी इन जगहों के लिए भी बसेस चलना शुरू हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो जाना चाहते थे हल्द्वानी की तरफ, कुमाऊं जो लोग जाना चाहते थे उनके लिए भी राहत की खबर, कौशाम्बी जाना चाहते थे यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ जो लोग जाना चाहते थे उनके लिए भी राहत की खबर कि आज से अंतर्राज्यीय बस का संचालन शुरू हो गया। पहले फेज में 100 बसें चल रही हैं, 100 उत्तराखंड से जाएंगी और 100 अन्य राज्यों से यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हालात को देखकर बसेस को बढ़ा जाएगा, तो स्थिति सामान्य करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है हम लोगों की कि सारे नियमों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भारती आपका जानकारी के लिए। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है जहां एक शख्स पर अपनी पत्नी को बेचने का आरोप लगा है। आरोप है कि नेपाली युवक ने 10,000 रुपए में अपनी पत्नी का सौदा कर दिया और खरीदने वाले शख्स ने महिला के साथ रेप किया। गुप्तकाशी थाने में महिला के पति और रेप के आरोपी दोनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि रेप का आरोपी युवक फरार है। तो ये सभी लोग नेपाल के ही रहने वाले हैं जिनके बीच में ये खरीद फरोख्त हुई थी। तो अगले साल महाकुंभ है और इसको लेकर तैयारियां हो रही है। खासतौर पर प्रधानमंत्री भी कुंभ की तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। तो कुंभ 2021 के लिए एक बड़ा टारगेट त्रिवेंद्र सरकार को प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज का कुंभ पूरे विश्व ने देखा और हरिद्वार में भी निर्मल गंगा में स्नान का अनुभव श्रद्धालुओं को ऐसा ही अद्भुत मिलना चाहिए। महाकुंभ 2021 का आयोजन हरिद्वार में होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सबसे बड़े अनुष्ठान से दुनिया भर में संदेश देना चाहते हैं कि गौमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा 100% साफ, स्वच्छ और निर्मल हो चुकी है ताकि कुंभ में स्नान करने वाले हर श्रद्धालु को निर्मल गंगा में स्नान का अनुभव मिले। प्रयागराज कुंभ में गंगा जी की निर्मलता को दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने अनुभव किया था। अब हरिद्वार कुंभ के दौरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगा स्नान का अनुभव होने वाला है और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। साल 2019 में हुए प्रयागराज कुंभ के सफल आयोजन को लेकर योगी सरकार की हर तरफ तारीफ हुई और अब हरिद्वार में सफल आयोजन की चुनौती त्रिवेंद्र रावत सरकार पर है। काम प्रधानमंत्री ने सौंपा है तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भरोसा दिलाया है कि कुंभ में 100% शुद्ध गंगा जल से स्नान भी होगा और आचमन भी। गंगा के उद्गम स्थल से लेकर हरिद्वार तक कुछ एक आध छोटा सा काम अभी बाकी है। कुंभ से पहले मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि गंगा नदी का पानी इस पूरे स्ट्रेच में आगामी कुंभ के समय आचमन के योग्य होगा।
इसको हम आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में सुनिश्चित करेंगे। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था गंगा की निर्मलता का, और जब वो बनारस में चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। तो आज उनका संकल्प पूरा हुआ है उत्तराखंड में। जो थोड़ा बहुत कमी है उसको हम कुंभ से पहले पूरा कर लेंगे। कोरोना के डर के बावजूद हरिद्वार कुंभ पर नजर दुनिया की होगी और स्वच्छ गंगा का संदेश दुनिया में पहुंचाने का इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता। और पीएम मोदी के इसी प्लान के साथ कुंभ को सफल बनाने का काम त्रिवेंद्र सरकार को करना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने हर घर नल स्कीम में गरीब परिवारों को 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की तारीफ की। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, इस प्रोजेक्ट के तहत जो बहुत सारे प्लांट बने हैं उसका लोकार्पण कर रहे थे प्रधानमंत्री। कल वर्चुअली लोकार्पण हुआ है तो उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत की टीम ने एक कदम आगे बढ़कर काम किया है, जिससे विशेष तौर पर पहाड़ में माताओं और बहनों को बड़ी राहत मिलेगी। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि खुद प्रधानमंत्री ने नाम लेकर उनकी योजना की तारीफ की है। मैं तो देवेंद्र जी और उनकी टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया। मुझे खुशी है जो उत्तराखंड सरकार ने साल 2022 तक ही राज्य के हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा। देखिए, मेरे लिए आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम लेकर के और जो हर घर नल, उसके लिए जिस तरीके से हमने काम किया है, चाहे 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने का निर्णय हो या फिर 3 महीने में जो 50,000 का टारगेट हमने किया था कि 50,000 घरों को हम पानी देंगे, हमने 50,000 से अधिक घरों को पानी देने का काम किया है। महिला बाल विकास विभाग में टेंडर में गड़बड़ी का मामला और अपर सचिव वी षणमुगम का शिकायत के बीच मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक की बातचीत हुई है। इसके बाद राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुलाकात सामान्य थी, हालांकि जो हालात हैं तो उसमें लग रहा है कि काफी महत्वपूर्ण बातें इस दौरान हुई हैं। सचिवालय ने उन्हें फाइलों के साथ बुलाया था। तो वहीं न्यूज़ 18 से बातचीत में भी रेखा आर्या ने कहा कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और जांच भी इस पर बिछाई है, इसलिए अभी इस पर वो कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती। बात हुई थी, उन्होंने उसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के साथ में उन्होंने उसमें जांच बिठाई है। तो मुझे लगता है कि विषय अब जांच के अधीन है और अब उसमें कुछ कहना जो है वो अनुचित होगा। जांच चल रही है, जांच में जो भी फैसला आएगा उसको हम उसको देखेंगे। और रेखा जी आई थी मेरे पास, वो हमारी मंत्री भी हैं और छोटी बहन भी हैं, वो सामान्यतः मिलने आती रहती हैं। तो उन्होंने अपनी बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई बात है तो हम आपके साथ हैं और जो भी निर्णय आप करेंगे हम उस निर्णय के साथ खड़े। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे, जहां डुंडा ब्लॉक में चकोन गांव में पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए बने 25 मेगावाट के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही टिपरी में बने सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है पिरूल से बिजली पैदा करने का। हमारा एक प्लांट है जो कि चकोन में लगा है, उसका उद्घाटन करेंगे। और एक टिपरी में एक हमारे युवा साथी ने हमारे जनपद के एक सोलर पावर प्लांट भी लगाया है, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में कोरोना संक्रमितों की जो डेड बॉडी है, जो उनके शव हैं, उसको रखने के लिए खरीदे गए बॉडी बैग्स की खरीद में गड़बड़झाला सामने आया है। कोरोना संक्रमितों के शवों को रखने के लिए जिन बॉडी बैग्स को, यानी कि जिन बैग के अंदर उनको रखा जाता है, वो खरीदे तो पूरे दाम में गए, लेकिन वो फटे हुए हैं या किसी की जिप खराब है, तो घटिया गुणवत्ता है। जो ऐसे में यही लग रहा है कि पैसे अदा कम किए गए, दिखा ज्यादा दिए गए और ये पूरी गड़बड़ी हुई है। तो फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने जांच बिठा दी है। शिकायत आई है, सभी में तो नहीं आई, कुछों में शिकायत आई है कि वो चेन खराब हो गई। तो फिर भी हमने मतलब उस पर एक कमेटी बनाई है जो उसकी जांच कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छी क्वालिटी के बैग मंगाए हम, बॉडी बैग।
और नैनीताल के आसपास के इलाके में गुलदार की चहलकदमी लगातार देखी जा रही है और लोग इस कदर डरे हैं कि शाम के बाद घर से बाहर कम ही निकल रहे हैं। तो जो ताज़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है नैनीताल के स्टाफ साउथ क्षेत्र का है, जहां 3 दिन में लगातार गुलदार दिखा हुआ है। तो शाम ढलने के बाद यहां गुलदार बड़े ही आराम से आ रहा है और आबादी वाले इलाके में बल्कि लाइट्स भी जली, जबकि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रोशनी में ये जीव थोड़ा डरते हैं, लेकिन आराम से ये लोग यहाँ पर ये देखे गुलदार लगातार घूम रहा है। तो ऐसे में लोग डरे हुए हैं। गया था और उसके बाद फिर रोड पे रोड यहाँ से नीचे को 2-3 दिन से लोग बाग कह रहे थे कि रोज आ रहा करके बाग। परसों यहाँ पर मकान मालिक है, उन्होंने देखा उसको और उसके बाद हम तो 9 बजे बंद करके चले गए थे। वन विभाग से कह के करवाइए कि बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, रात को निकलने में घर से बाहर डर लग रही है। नैनीताल के नारायण नगर चारखेत में 2 सांपों के बीच संघर्ष देखने को मिला, जहां एक किंग कोबरा और धामन सांप के बीच ऐसा संघर्ष हुआ कि धामन सांप की जान चली गई। इसके बाद किंग कोबरा ने 7 फुट लंबे सांप को निगल लिया। कई देर तक इन दोनों के बीच में युद्ध होता रहा और आसपास के लोग इन 2 जहरीले जीवों के युद्ध को अपने कैमरे में कैद करते रहे। नैनीताल के खैरना में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के लिए लगातार लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इसके बाद अब जागर लगाई गई। ग्रामीण 16 दिन से अस्पताल की सुविधाओं की मांग पर धरने पर बैठे थे, लेकिन उनका कहना था कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे में उनको जगाने के लिए यहाँ पर जागर लगाई गई है। तो पहाड़ों में देवता को जब अवतरित करना हो, उन्हें प्रसन्न करना हो, तो इस तरह की जागर लगाई जाती है। तो जनता का यही कहना है कि हो सकता है सरकार को भी कोई सद्बुद्धि आए और वो भी शायद जनता की सुध ले। 16 दिन से यहाँ पर को अनशन में बैठे हुए हैं, तो और अभी तक कोई भी ना सरकार जागी है, ना जिला प्रशासन जागा है, ना स्वास्थ्य विभाग जागा है। हम भी चाहते हैं, हमने इसलिए आज जागर लगवाई है कि सरकार, जिला प्रशासन सब एक साथ जागे। लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड में नेपाल सीमा से सटी मंडियों का कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया है। असल में 275 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों मुल्कों का कारोबार एक दूसरे पर टिका है, लेकिन जो हम संबंध देख रहे हैं वो भी खराब है। उसके अलावा कोरोना के चलते भारत नेपाल सीमा के बीच में आवाजाही काफी कम है, जिससे व्यापारी दोनों देश के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। धारचूला से बनबसा तक नेपाल बॉर्डर पर आधा दर्जन से अधिक व्यापारिक मंडियां अब तक के सबसे बुरे वक्त से गुजर रही हैं। भारत की ये मंडियां जहां सदियों से नेपाल के ग्राहकों पर टिकी हैं, वहीं नेपाल की मंडियां भारतीय खरीदारों पर ही निर्भर हैं। लेकिन कोरोना काल में बॉर्डर की मंडियों के बुरे दिन आए हैं। हालात इस कदर खराब है कि बॉर्डर की दुकानों पर बीते 6 महीने से ताले लगे हुए हैं। यहाँ व्यवसाय पूरी तरह से झूला पुल पर निर्भर था, जो 22 मार्च से बंद है और पूरी तरह से यहाँ व्यवसाय ठप है। व्यापारियों के घर में आज चूल्हा जलाने तक का मतलब कि राशन पानी नहीं बचा हुआ है। असल में धारचूला, बलुआकोट, जौलजीबी, डोडा, झूला घाट, पंचवेश्वर और बनबसा की मंडियां नेपाल के करीब हैं। ऐसे में यहाँ सबसे अधिक खरीदारी नेपाली नागरिक ही करते हैं। नेपाल के ग्राहकों पर निर्भर होने के कारण यहाँ का कारोबार सिर्फ और सिर्फ नेपाल पर टिका है। व्यापारी अब सरकार से दूसरे विकल्पों पर विचार करने की गुहार कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं सरकार हमें मुआवजा दे और आगे की कार्यवाही के लिए हमें इस नेपाल के पुल पर निर्भर न हो करके हमें ऐसा मतलब यहाँ पर रोडें दे दी जाए, जिससे कि आसपास के गांवों से भी हम लोग आजीविका अपनी चला सकें। काला नदी किनारे टनकपुर से जौलजीबी तक रोड बनने से बॉर्डर की अधिकांश मंडियां अन्य इलाकों से भी जुड़ सकती हैं, लेकिन ये अहम रोड लंबे समय से राजनीति की भेंट चढ़ी हुई हैं। ऐसे में ये कह पाना तो कठिन है कि ये इलाके अन्य विकल्पों से कब जुड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर बॉर्डर के व्यापारियों की मदद नहीं की गई तो हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। झूलाघाट के इस कस्बे के व्यापारियों का सदियों से नेपाल के साथ कारोबार चलता रहा था, लेकिन कोरोना काल में यहाँ का कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो गया। आलम यह है कि यहाँ के सैकड़ों व्यापारी भूखमरी के कगार पर आ पहुँचे हैं। दुकानों का किराया देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, बैंकों की किस्त चुकाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में ये व्यापारी मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करे ताकि उनके परिवार फिर से खड़े हो सके। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, झूलाघाट, पिथौरागढ़। तो इस रिपोर्ट के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।